Hello students, good morning everyone. My name is Nidhi Jain and welcome to संस्कार वैली अकेडमी इन ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 13 अविकारी शब्द। क्या होता है अविकारी शब्द? अविकारी या अव्यय वह शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण परिवर्तित नहीं होते, जो कि त्यो बने रहते हैं। जैसे आपने कोई सेंटेंस में लिंग बदल दिया, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग कर दिया, वचन का एक वचन का बहुवचन कर दिया, पुरुषोत्तम पुरुष से मध्यम पुरुष कर दिया, काल बदल दिया, तो भी हमारा जो वाक्य है वो परिवर्तित नहीं होता है, उसे हम कहते हैं अविकारी शब्द। अव्यय के 5 भेद होते हैं, उसे अव्यय भी कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। सबसे पहला आता है हमारा क्रिया विशेषण। जैसे क्रिया की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो कैसे चलता है कछुआ? धीरे धीरे। वर्षा अचानक होने लगी, कैसे होने लगी? अचानक। तुम हैदराबाद कब जाओगे, यानी कब। दादाजी प्रतिदिन टहलते, यानी टहलते प्रतिदिन। तो इसमें क्या है, हमारे क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। यहाँ पे क्रिया के विशेषण के भी 4 भेद होते हैं, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। पहला आता है हमारा रीतिवाचक, यानी कि जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की रीति या ढंग का पता चले कि काम हमारा किस तरीके से हो रहा है, उसे रीतिवाचक विशेष क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घड़ी धीरे धीरे चलती, तो कैसे चलती है घड़ी? धीरे धीरे। वंदिता ध्यान पूर्वक पढ़ती, कैसे पढ़ती है? ध्यान पूर्वक। निखिल एकाएक आ गया, कहाँ कब आ गया, कैसे आ गया? एकाएक आ गया। सफलता रातों रात नहीं मिलती, कैसे नहीं मिलती? रातों रात। यहाँ पे क्रिया के होने की रीति का बोध हो रहा है, ऐसे शब्दों को हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अचानक, सहसा, चुपचाप, नियम पूर्वक, शीघ्र, जल्दी जल्दी, झटपट, ठीक, सचमुच, अवश्य आदि। अब हमारा आता है कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चलता है, उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम मुंबई कब आओगे, जाओगे, तो कब जाओगे, इसमें समय का पता पड़ रहा है। सुषमा अपने माता पिता को प्रातःकाल प्रणाम करती, तो कब करती है? प्रातःकाल। अमित बाजार से अभी लौटा है, कब लौटा है? अभी। सुनैना सदा मुस्कुराती, यानी हमेशा। तो उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के समय का बोध करा रहे हैं, ऐसे शब्दों को हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आजकल, प्रतिवर्ष, कभी, परसों, सदैव, हमेशा, रात को, बार बार, जब आदि। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चलता है, उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब आया हमारा स्थानवाचक, काम हमारा यानी कहाँ हो रहा है, स्थान कौन सा है। तो जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे भीतर जाकर आओ, तुम्हारे पीछे कौन बैठा है? अनूप बैठा है। धर्म की सर्वत्र विजय होती है, इधर उधर देखकर सड़क पार करनी चाहिए। तो यहाँ पे नीचे, वहाँ, यहाँ, चारों ओर, दिशाएं, दाएं, अंदर, मध्य, इसको बताते हैं। अब आता है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण का पता चलता है, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम बोलो, काम अधिक कर। कम हमें परिमाण बता रहे हैं ना, वो अभी संख्या तो पता नहीं है कितनी है इसकी। थोड़ा खेलना चाहिए, तो थोड़ा में हमें नहीं पता कि कितना खेलना चाहिए। फिर आता है हमारा थोड़ा खाओ खूब चबाओ, तो थोड़ा शब्द आया, खूब। अब उन्होंने कोई फिक्स तो दिया नहीं है कि इतना ही खाना है। पेड़ा में मीठा बराबर डाला है, तो बराबर का नहीं पता, 2 दाने शक्कर की डाली कि 2 कटोरी डाली, बस ये कि सही बना है। तो जो उपयुक्त रंगीन छपे शब्द है वो परिमाण का बोध करा रहे हैं, ऐसे शब्दों को हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, ज्यादा, काफी, इतना, बहुत, जरा, अत्याधिक, जितना, उतना, अत्यंत आदि। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण का पता चलता है, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। विशेषण जो होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राघव अच्छा लिखता है, तो लिखना क्या है हमारा? एक क्रिया, तो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, अच्छा लिखता है, तो क्रिया विशेषण है। और राघव अच्छा लड़का है, तो लड़का है हमारा संज्ञा, राघव क्या है? संज्ञा शब्द, तो ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। उपयुक्त दोनों वाक्यों में अच्छा का प्रयोग हुआ है, एक वाक्य में राघव के लिए हुआ है, दूसरे में लिखने के लिए हुआ है। तो राघव हमारा संज्ञा शब्द है और अच्छा विशेषण है, और लेखन क्रिया शब्द है और अच्छा क्रिया विशेषण है। तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब आया हमारा परिमाणवाचक विशेषण और
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अंतर। परिमाणवाचक शब्द होते हैं थोड़ा, खूब, कम आदि, लेकिन जब ये संज्ञा सर्वनाम के पहले आती है तो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, और जब क्रिया के पहले आती है तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे मोहन ज्यादा खाना खाती है, मोहिनी ज्यादा खाना खाती है, तो ये विशेषण हो गया ज्यादा शब्द। और मोहिनी ज्यादा खाती है तो ये क्रिया विशेषण हो गया है। बेटा इसके प्रश्नोत्तर आगे आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, इसकी एक्सरसाइज देखिए। सब सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 4। दिन भर और कल शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? कालवाचक। यहाँ तथा अंदर किस क्रिया विशेषण का शब्द है? स्थानवाचक। अब हमें उचित क्रिया विशेषण से भरना है। अंजलि मुंबई जाएगी कल, शिक्षिका यहाँ आने वाली है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, गाड़ी तेजी से चलती है, नीलम धीरे धीरे बोलती है, नल से पानी तेजी से बह रहा है, अचानक वर्षा होने लगी, दुर्घटना स्थल पर पुलिस झटपट पहुंची। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण को रेखांकित करके उनके भेद का नाम लिखना है। दाल में पानी अधिक गिर गया है, अधिक परिमाणवाचक। पुस्तक हाथों हाथ बिक गई, हाथों हाथ रीतिवाचक। इधर उधर मत देखो, इधर उधर स्थानवाचक। नाना जी परसों मुंबई जाएंगे, परसों कालवाचक। चाय में चीनी कम डालो, कम परिमाणवाचक। अचानक बारिश होने लगी, अचानक रीतिवाचक। तुम यहाँ बार बार मत आया करो, बार बार कालवाचक। निम्नलिखित क्रिया विशेषण शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चारों ओर, हमें सड़क चारों ओर देखकर पार करनी चाहिए। प्रतिवर्ष, मैं नानी के घर प्रतिवर्ष जाती हूँ। परसों, पानी परसों से बरस रहा है। अधिक, दाल में अधिक पानी पड़ गया है। ध्यानपूर्वक, वंदिता ध्यानपूर्वक पढ़ती है। सचमुच, सचमुच ये किताब मैंने नहीं चुराई। रातों रात, सफलता रातों रात नहीं मिलती। ये जो वर्ग पहली है बेटा, वो होमवर्क में वो आपको करनी है। अब हमारा अव्यय का सेकंड पॉइंट आता है संबंध बोधक। क्या होता है? जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाता है वे हमारे संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे मेरे घर के सामने बाजार है, तो देखिए घर और बाजार में इनने संबंध बता दिया। बच्चे माँ के साथ घूमने गए, तो माँ का और बच्चों का संबंध बता दिया घूमने से। दादी जी घर के अंदर बैठी हैं, तो दादी का और घर का संबंध बता दिया। विज्ञान की अपेक्षा संस्कृत आसान है, तो यहाँ विज्ञान और संस्कृत का संबंध बता दिया। फिर आता है जैसे पिताजी के बाद माताजी भी पूजा करेंगी, वह बाजार की ओर गया। उपयुक्त वाक्यों में पिताजी संज्ञा पद है, ठीक है, और वह सर्वनाम पद। इसके पश्चात क्रमतः के बाद और की ओर आए हैं, जो इनके संबंध वाक्य दूसरे संबंध शब्दों के साथ बताते हैं। ऐसे शब्दों को हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ऐसे शब्दों के पूर्व के, से, को आदि पर सर्ग लगाते हैं और जो बात के शब्दों के साथ संबंध जोड़ते हैं। संबंध बोधक के कई भेद होते हैं। नंबर 1, कालवाचक, के आगे, के पीछे, के पहले, के बाद, के उपरांत आदि। स्थानवाचक, के सामने, के भीतर, के निकट, के यहाँ से दूर आदि। दिशावाचक, की ओर, की तरफ, के सामने, के चारों ओर आदि। समतावाचक, की भांति, के समान, के तुल्य, के बराबर आदि। साधनवाचक, के द्वारा, के सहारे, के हाथ, के माध्यम आदि। विषयवाचक, के विषय, के बारे, के भरोसे आदि। विपरीतवाचक, के विरुद्ध, के खिलाफ, के विपरीत, के प्रतिकूल आदि। संबंधवाचक, के साथ, के संग, के समेत, के सहचर आदि। हेतुवाचक, के चलते, के वास्ते, के कारण, की खातिर, के लिए, के हेतु आदि। तुलनावाचक में के आगे, के मुकाबले, की अपेक्षा आदि। प्रश्नोत्तर आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे बेटा। इसमें है निम्नलिखित संबंध बोधक शब्दों को रेखांकित करना और उनका भेद बताना है। मंत्री जी के द्वारा काम संपन्न हुआ, के द्वारा साधनावाचक। वर्षा के बाद फसल अच्छी होगी, के बाद कालवाचक। घर के आसपास वृक्ष है, के आसपास स्थानवाचक। दाल के साथ चावल खाओ, के साथ संबंधवाचक। मदन की अपेक्षा सुरेश अधिक योग्य है, की अपेक्षा तुलनावाचक। अब निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध बोधक संबंधी अशुद्धियों को दूर करके पुनः वाक्य लिखना है। बुद्धि से बिना मनुष्य जीवन बेकार है, तो यहाँ आएगा बुद्धि के बिना मनुष्य जीवन बेकार है। घर से आगे इमली का पेड़ है, घर के आगे इमली का पेड़ है। पेड़ से नीचे गाय खड़ी है, तो पेड़ के नीचे गाय खड़ी है। विद्यालय से बाहर बस मिलती है, विद्यालय के बाहर से बस मिलती है। चारों लताओं से सहारे छत पर चढ़ गया, चोर चारों ही चोर लताओं से सहारे छत पर चढ़ गया, चोर लताओं के सहारे छत पर चढ़ गया।
अब हमें संबंध बोधक शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। के साथ, बच्चे माँ के साथ घूमने गए हैं। के पीछे, मेरे घर के पीछे एक बगीचा है। की अपेक्षा, विज्ञान की अपेक्षा संस्कृत आसान है। की और, वह बाजार की ओर गया। के नीचे, पेड़ के नीचे गाय खड़ी। अब आया हमारा समुच्चय बोधक शब्द, है ना। तो समुच्चय बोधक शब्द में क्या होता है, कुछ शब्दों के द्वारा वाक्य में संबंध स्थापित हो जाता है। जैसे अमित और सलमान प्रसिद्ध अभिनेता है, तो कौन, आमिर और सलमान। तो आमिर और सलमान दो लोगों के बीच में बता दिया इन्होंने। राकेश हमारे साथ चलता परंतु बीमार हो गया, तो परंतु से दो वाक्य जुड़ गए। मैं घर जा रहा हूँ ताकि आराम कर सकूं, दो वाक्य जुड़ गए। मामा जी जब आए तो पुस्तक जरूर लाए। तो जो शब्द दो शब्दों को, वाक्यांश या वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। ठीक है, जैसे यथा, इतया, केवम, एवं, किंतु, अन्यथा, इसलिए आदि। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। पहला आता है समानाधिकरण। ऐसे समुच्चय बोधक शब्द जो समान स्तर वाले पदों, वाक्यांशों, उपवाक्यों एवं वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे मैंने पूरी कोशिश की लेकिन सब बेकार गए, यानी एक वाक्य दूसरे से जुड़ा हुआ है, समान एक जैसा है। रोहित को बुखार था इसलिए सिनेमा देखने नहीं जा सका। और व्यधिकरण में क्या होता है, ऐसे समुच्चय बोधक शब्द जो एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें व्यधिकरण कहते हैं। जैसे वह घर चला गया क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई, तो वह घर चला गया क्योंकि तबीयत खराब थी, ऐसा तो नहीं घर जाने के कारण हो गई इसकी तबीयत खराब। पिताजी ने कहा कि नेहा को तुरंत बुलाओ। ठीक है ना। इसके प्रश्न उत्तर आप देख लीजिएगा पीडीएफ में। समुच्चय बोधक शब्द द्वारा वाक्य पूरा करना है। तो चाय में चीनी ब्लैंक चाय पत्ती डाल दो, और माँ को बुखार था इसलिए खाना नहीं बना। मैं वहां आता लेकिन किसी कारण आ ना सका। बर्फ डाल दो ताकि पानी ठंडा हो जाए। तुम समय पर आया करो अन्यथा मैं किसी और को रख लूंगा। उचित संबंध बोधक का प्रयोग करते हुए वाक्य को जोड़कर एक वाक्य दोबारा बनाइए। रंजना परिश्रम कर रही है, रंजना प्रथम आना चाहती है। तो यहाँ बन जाएगा रंजना परिश्रम कर रही है क्योंकि वह प्रथम आना चाहती है। अध्यापक ने चौक उठाया, अध्यापक ने चौक से लिखा। तो अध्यापक ने चौक उठाया और लिखा। दिव्या गृह कार्य करती है, दिव्या को डांटना पड़े। दिव्या गृह कार्य इसलिए करती है ताकि उसे डांटना पड़े। मेरी चाची आई हैं, मुझे उनके साथ घूमने जाना है। तो मेरी चाची आई हैं इसलिए मुझे उनके साथ घूमने जाना है। मैं समय से पहुंच जाता, मैं अपने मित्र से मिल लेता। मैं समय से पहुंच जाता तो अपने मित्र से मिल लेता। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त समुच्चय बोधक शब्दों को छांट के लिखिए। नेहा पढ़ने बैठी थी कि कोई आ गया। तो इसमें क्या है, की। तुम अभी आराम करो क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब है, क्योंकि। अनिल और सुनील पढ़ रहे हैं, और। दीवार के गिरने से ऐसा धमाका हुआ मानो धरती फटी, मानो। यदि माताजी आ जाती तो खाना मिल जाता, तो। अब आता है हमारा विस्मयादि बोधक। इसमें क्या होता है, जो शब्द आश्चर्य हो गया, एकदम शोक हो गया, दुख हो गया, घृणा, गंदगी दिख गई, प्रशंसा की बात आ गई, हर्ष यानी खुशी हो रही है, डर लग रहा है, आदि भावों को प्रकट करते हैं, इन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। वाह, चाय बहुत अच्छी बनी है। उफ, कितनी गर्मी है। चुप, अधिक मत बोलो। सावधान, आगे गड्ढे हैं। तो इसमें जो हमारे रंगीन छपे शब्द है वो अलग अलग मन के भावों को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को हम विस्मयादि बोधक कहते हैं, जैसे हाय, बाप रे, अरे, हे भगवान आदि। बट खासियत ये कि विस्मयादि बोधक शब्द वाक्य के शुरू में लगाते हैं, इनके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। विस्मयादि बोधक जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, इनका वाक्य से संबंध नहीं होता। मान लो हम यहाँ पे वाह शब्द न लगाएं, चाय बहुत अच्छी बनी है, तो ये भी वाक्य सही है, लेकिन हमें विस्मयादि बोधक का उपयोग करना है, इसलिए हमने बोला वाह, चाय तो बहुत अच्छी बनी है। इसके भी कई भेद हैं, देखिए कौन कौन से हैं। विस्मय बोधक, इसमें आता है अरे, क्या, ओहो, अहो, ओहो आदि। शोक बोधक, बाप रे, हाय राम, उफ, हाय हाय आदि। हर्ष बोधक, क्या खूब, वाह, आहा, धन्य आदि। प्रशंसा बोधक, अति सुंदर, शाबाश, वाह आदि। चेतावनी बोधक, होशियार, खबरदार, सावधान आदि। घृणा बोधक, छी छी, धिक, धत आदि। भय बोधक, हाय, बापरे, हे माँ आदि। इच्छा बोधक, काश, हाय आदि। स्वीकृति बोधक, जी हाँ, अच्छा, ठीक आदि। संबोधन बोधक, अरे, हे राम, हे माँ आदि। अब आखिरी पॉइंट आता है हमारा निपात। निपात क्या होता है, वे अव्यय जो किसी शब्द या
पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल या भाव पैदा कर देते हैं। उन्हें निपात कहते हैं। बल देने के कारण इन्हें अवधारणा मूलक शब्द भी कहा जाता है। लेकिन निपात का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। जैसे सुरेश भी कल पटना जाएगा, तो यानी साथ में सुरेश भी जाएगा, तो भी शब्द से क्या हो गया, वाक्य हमारा विशेष हो गया। मेरे साथ अलका ही गाएगी, इतने लोग बैठे लेकिन कौन गाएगा, अलका ही गाएगी। दीपिका के बारे में बच्चे तक जानते हैं, कह देने मात्र से काम नहीं चलेगा। तो इनको लगाने से हमारे वाक्य में महत्वपूर्णता तो आ जाती है, लेकिन इनका कोई, अगर हम भी शब्द कहें तो भी का कोई अर्थ होता है क्या, नहीं होता ना। चलिए आगे इसके प्रश्न उत्तर है ये। अब हमें विस्मयादि बोधक शब्द से वाक्य पूरा करना है। वाह, बहुत सुंदर चित्र बनाया है, शायद मैं भी ताजमहल देखने जाती। बाप रे, इतना बड़ा सांप, सावधान आगे सड़क टूटी हुई है। अब हमें इनमें से बताना है कौन सा भाव प्रकट कर रहे हैं। क्या आप मुंबई जाएंगे, विस्मय बोधक। सावधान, आगे नहीं बढ़ना, चेतावनी बोधक। शाबाश, इसी तरह पढ़ते रहो, प्रशंसा बोधक। काश मैं भी घूमने जाती, इच्छा बोधक। अब हमें निपात छांटना है। दीपिका रात भर पढ़ती रही, आएगा रात भर। उसे लिखना तक नहीं आता, तक। रमेश तो मिट्टी का माधव है, तो। सुष्मिता केवल कविता ही सुनाएगी, ही। अब यहाँ कुछ शब्द दिए, इनसे सेंटेंस बनाना है। शाबाश, तुमने तो कमाल ही कर दिखाया। उफ, कितनी गर्मी है। वाह, चाय बहुत अच्छी बनी है। हाय, मैं तो बर्बाद हो गया। ओह, तुमने ये क्या कर डाला। अरे, ये तुमने क्या कर दिया। ठीक है बेटा। अब ये देखिए आपके मौखिक प्रश्न, ये क्रिया विशेषण के हैं ये। इसके बाद आते हैं आपके संबंध बोधक की। फिर दिए हुए हैं यहाँ पे हमने समुच्चय बोधक के। फिर इसके बाद दिए विस्मयादि बोधक के और निपात के। ठीक है बेटा, ये आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा बेटा, है ना। टेक केयर बेटा, थैंक यू।